राजनीति में बाहुबल या बाहुबल में राजनीति। मैं राजा भैया नाम की इस अबूझ पहेली को हल करना शुरू करूं तो कहां से करूं? क्या यहां से करूं कि इस शख्स की जिंदगी में आज तक कोई दुश्मन सामने मुंह उठाकर खड़ा नहीं हुआ, और जब खड़ा हुआ तो वो दोनों औरतें थी। आखिर क्यों? या यहां से शुरू करूं कि क्यों इसके क्षेत्र में जाकर के कानून की सीमा समाप्त हो जाती है, या मैं समझने की कोशिश करूं उस 600 एकड़ में फैले तालाब का रहस्य जो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन वहां रहने वाले मगरमच्छ इस आदमी की हर दास्तान के बराबर के हिस्सेदार हैं, हर जुर्म के बराबर के हिस्सेदार हैं, वो जुर्म जिनके लिए कभी इस शख्स को सजा ही नहीं मिली। या यहां से शुरू करूं कि ये व्यक्ति लोकतांत्रिक भारत का इकलौता आज भी राजा है। इसका पिता आज भी वोट देने नहीं जाता है, रैलियों में चुनाव प्रचार करने नहीं जाता है। या यहां से शुरू करूं कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी ताकत है कि हर राजनीतिक पार्टी से ये नहीं जुड़ता, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी का झंडा इसकी कोठी का दस्तरखान बनने के लिए तैयार रहता है। ये कहानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की है। इस शख्स की जिंदगी में दो रहस्य हैं जो आज तक कभी खुल नहीं पाए। पहला कि औरतों की इनसे दुश्मनी क्या है, और दूसरा 600 एकड़ में फैले तालाब का रहस्य क्या है। आज की कहानी में हम इन्हीं को जानेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जुर्म@8PM देख रहे हैं, जो हर रविवार को आता है, जहां हम देश और दुनिया के तमाम अपराधियों की कहानी सुनाते हैं, वो अपराधी जिन्होंने देश और दुनिया में कुछ असर डाला हो। और आज ऐसे ही एक असरदार आदमी की कहानी है जिसका नाम है कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ के राजा भैया। इनकी जिंदगी में दो औरतें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनसे इनकी बहुत अच्छी खासी दुश्मनी है। पहली है इनकी रिश्तेदार राजकुमारी रत्ना सिंह, और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। दोनों इनके खिलाफ खड़ी होती हैं, दोनों इनके खिलाफ बातें करती हैं, और राजा भैया दोनों को फूटी आंख नहीं सुनाते हैं। इनकी जिंदगी की इन दो औरतों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे अहम है मायावती, बहुजन समाजवादी पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा रघुराज प्रताप सिंह का क्या मानना है मायावती को लेकर के। एक बार जब पूछा गया कि पोटा के अंदर आपको इतने लंबे वक्त तक इन्होंने जेल के अंदर रखा और आपका पूरा साम्राज्य तहस नहस करने की कोशिश करी, फिर भी आप मायावती के लिए क्या करना चाहेंगे, उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं मायावती को छू करके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूं। यह है राजा भैया। मायावती से दुश्मनी की कहानी काफी लंबी है। मायावती के खिलाफ हमेशा से राजा भैया खड़े रहे, और साल 2002 में जब मायावती की सरकार आई, तुरंत ही मायावती ने राजा भैया को पोटा के अंतर्गत जमा करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया, और उनके खिलाफ ऐसा बिगुल फूंक दिया मायावती ने कि 21 महीने तक राजा भैया जेल दर जेल सजा काटते रहे। उन जेलों की एक खास कहानी है। 7 जेल में रहे राजा भैया इस दरमियान, लेकिन उन जेलों में क्या हुआ कि जब राजा भैया की वहां ट्रांसफर होता था तो कभी जेलर छुट्टी लेकर चले जाते थे, कभी वहां के वार्डन छुट्टी पर चले जाते थे, कभी कोई बीमारी का बहाना बना देता था, कभी कोई कुछ बहाना बना देता था। इसकी वजह क्या थी? राजा भैया उत्तर प्रदेश का वो नाम जो चेहरे से बिल्कुल शांत, लेकिन अकड़ में अगर देखें तो हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी माफिया पीछे रह जाए। सबसे पढ़ा लिखा नेताओं में से और माफियाओं में से एक, जिसने लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल करी, उसकी मायावती से दुश्मनी क्या है? साल 2002 था। मायावती सुबह के 4 बजे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ आदेश ये देती हैं कि जाओ इनको पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार करके लेकर के आओ। मसला यह था कि साल 2002 में बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने इनके ऊपर किडनैपिंग का एक केस दर्ज करवाया था। 2002 में ही मायावती की सरकार आई, और उसके पहले मायावती और जब अन्य पार्टियों की नजदीकियां थी तो उनके खिलाफ जो खड़े होने वाले आदमी थे, जो विपक्षी विधायक थे, जिन्होंने विपक्ष में आवाज उठाई, उनमें सबसे बड़ा नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आता है। और मायावती किलसी हुई थी और मौका मिला इन्हें। तारीख थी 2 नवंबर, साल था 2002, वक्त था सुबह के 4 बजे, और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने पुलिस को आदेश दिया कि जाओ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लाओ, यानी आतंकवादी घोषित कर दिया गया था राजा भैया को। राजा भैया के घर पर ताबड़तोड़ छापे पड़े, इनके पिता के घर पर ताबड़तोड़ छापे पड़े, और वहां से तमाम बड़ी मात्रा में असलहे निकले। AK-56 भी उसमें मिली, जो कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी है, और बॉलीवुड सितारे संजय दत्त को भी AK-56 रखने के लिए ही गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था।
21 महीने के लिए राजा भैया अंदर कर दिए गए थे और इस दौरान उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लेकिन पोटा से राजा भैया कभी बाहर नहीं आने पाए। लेकिन एक खास बात बताएं आपको राजा भैया के बारे में। साल 2003 में मुलायम सिंह की सरकार आती है और मुलायम सिंह 25 मिनट के अंदर पोटा केस से राजा भैया को बाहर करके बिल्कुल अपने बेटे की तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए बाहर लेकर के आते हैं। और उसी के अगले साल पोटा कानून ही निरस्त कर दिया गया। पोटा कभी सार्वजनिक बहस का हिस्सा उतना बड़ा नहीं रहा था, लेकिन उसके आगे जो कहानी है वो हम सभी को पता है। मायावती के बाद राजा भैया के नामचीन दुश्मनों में जिसका नाम शुमार होता है वो है काला बाकर की रियासत की राजकुमारी रत्ना सिंह। ये राजा भैया के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दुश्मनी उतनी ही तगड़ी है। बंदूक हाथ में लिए एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि राजा भैया की हमसे कभी नहीं बन पाएगी। मसला यह है कि 99 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। प्रतापगढ़ सीट से इनके छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजा भैया के, और उनके खिलाफ लड़ रही थी रत्ना सिंह कांग्रेस की सीट पर, और मामला वहीं गड़बड़ाया था। साल 99 वो साल था जब उत्तर प्रदेश की और देश की सियासत ने राजा भैया नाम के व्यक्ति को अपने बाहुबल के चरम पर देखा। 31 से 32 साल उनकी टोटल उम्र थी। 2 बार के विधायक रह चुके थे, कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक थे, और सभी पार्टियां उनके पीछे पीछे घूमती थी। उनके दरवाजे का दस्तरखान उनकी पार्टियों का झंडा बना रहता था। ऐसे ताकतवर राजा भैया ने 99 के चुनाव में यह साबित किया कि आखिर क्यों कुंडा में कानून की सीमा समाप्त हो जाती है। इनके बारे में एक बात करते हैं। शिव प्रकाश मिश्रा बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं। 93 और 96 के चुनाव के बारे में कहते हैं, जब राजा भैया का उदय काल था, 93 वो साल था जब 25 साल की उम्र में पहली बार राजा भैया निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। ये कहते हैं कि कोई इनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, अन्यथा मामला दूसरा होता। क्यों कोई नहीं लड़ पाता है राजा भैया के खिलाफ? उसकी एक साफ वजह है कि राजा भैया नाम ही काफी है कुंडा में राजनीति और सियासत को डिफाइन करने के लिए। इन 2 औरतों के बाद राजा भैया को डिफाइन करने के लिए एक तीसरे किरदार की आवश्यकता पड़ेगी। डीएसपी जियाउल हक, जिनकी हत्या की गई थी उत्तर प्रदेश के कुंडा इलाके में। कुंडा जो कि राघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की विधानसभा की सीट है, और उसी सीट से चुनाव जीत करके अखिलेश सरकार में जेल मंत्री बने थे। लेकिन मामला इस कदर बिगड़ा कि राजा भैया को कैबिनेट मंत्री के पद तक से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल मामला यह हुआ था कि जमीन विवाद था। बल्लीपुर के प्रधान थे नन्हेलाल यादव और बबलू पांडे, इन दोनों के बीच जमीन का विवाद था, और उसी से जुड़े थे कामता। वो जमीन के मालिक थे, जिनसे फिर बबलू पांडे ने खरीदा, बबलू पांडे से नन्हे यादव ने खरीदा था। और इसके बाद जमीन विवाद में ये तिकोना कोण बन गया और इसको लेकर के जमकर विवाद हुआ। और इसमें एक और किरदार की एंट्री होती है राजा भैया के ड्राइवर गुड्डू सिंह की, जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने इस प्रधान नन्हेलाल यादव का हत्या कर दिया है जमीन की रंजिश में। और इसके मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर डीएसपी जियाउल हक ने फ्रेम किया था राजा भैया को। और उसके बाद मामला बढ़ता चला गया और एक ऐसी ही भीड़ के सामने डीएसपी जियाउल हक फंस गए थे। वहां मारपीट हुई थी। जियाउल हक अपने लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं और अचानक से उनके ऊपर एक भीड़ घेर लेती है, हमला करती है, और बिल्कुल करीब से एक आईपीएस अफसर जो कि डीएसपी था जियाउल हक, उसको बिल्कुल करीब से 3 गोलियां उसी की रिवॉल्वर से मारी जाती है, उसी की सरकारी रिवॉल्वर से। उसके बाद मामला बढ़ गया। उनकी पत्नी जियाउल हक की, उन्होंने काफी तगड़ा मामला बनाया, काफी मामले को तूल मिला, और तूल इतना मिला कि राजा भैया, जिसकी सियासी कुर्सी कोई आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैदा नहीं हुआ जो हिला सके, जिससे रिश्तेदारी रखने में राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जैसे नेता भी अपना फख्र महसूस करते हो, जिसको मुलायम सिंह अपने बेटे के बराबर इज्जत देते हो, और जो व्यक्ति मायावती का नंबर 1 दुश्मन हो, उस व्यक्ति को एक डीएसपी के मर्डर की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जेल मंत्री की पद से। राजा भैया ने जेल मंत्री रहते हुए जिन जेलों का दौरा किया था, उन जेलों का दर्शन एक बार फिर से राजा भैया को हुआ, लेकिन इस बार वो दौरा करने नहीं, जेल में बंद होने के लिए गए थे। मामला चला, काफी लंबा चला, और आखिरकार सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। नन्हे सिंह के ऊपर, गुड्डू सिंह के ऊपर माफ करिएगा, आरोप साबित हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन साजिशकर्ता के तौर पर, जिसके ड्राइवर गुड्डू सिंह थे,
राजा भैया को पूरी तरह से उस केस से बाहर कर दिया गया सीबीआई की तरफ से। और उसके बाद मामला यह हुआ कि सीबीआई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम आपकी सीबीआई की जो ये रिपोर्ट आई है उससे हम खुश नहीं हैं, हम राजा भैया को क्लीन चिट नहीं देना चाहते हैं और दोबारा जांच की जाए। जांच बैठी, लेकिन होना क्या था, उसके बाद सीबीआई रिपोर्ट दोबारा आई, फिर से ये विधायक और मंत्री बने, फिर चुनाव होने वाला था और साल 2016-17 के बीच की बात है, इनका मामला ही वापस ले लिया गया। राज्य सरकार ने अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राजा भैया पर से केस ही वापस ले लिया और फिर साल 2017 आया, फिर मंत्री बने, फिर विधायक बने और तमाम चीजें हुई। 3 किरदार हैं जो राजा भैया को डिफाइन करते हैं। अब तमाम कहानियां और हमने राजा भैया को डिफाइन करते हुए सुन लिया, तो सवाल यह बनता है राजा भैया की शुरुआत कैसे हुई, इसको भी जानना चाहिए। 31 अक्टूबर 1967 को उत्तर प्रदेश की एक रजवाड़े में पैदा हुए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, इनके पिता और इनके दादा के द्वारा गोद लिए गए थे और उसके बाद रघुराज प्रताप सिंह इकलौते भाई के तौर पर पैदा हुए अपने घर में। परिवार राजनीतिक विरासत वाला था। इनके पिताजी उदय प्रताप सिंह, जो कि काफी मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं और काफी राजनीतिक दखल है। इन 3 घटनाओं को सुनने के बाद मुझे कुछ ज्यादा कहने सुनने के लिए रह नहीं गया है कि मैं कैसे बताऊं कि राजा भैया कौन थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया के तौर पर डिफाइन करती हैं। सबसे पहली घटना उनके 93 के चुनाव की है। कल्याण सिंह उस वक्त पे उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नेताओं में हुआ करते थे। वो गए थे प्रतापगढ़ में प्रचार करने के लिए। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर प्रचार करते हुए इन्होंने कहा कि गुंडा विहीन कुंडा कीजो, हाथ उठाई दुई धज लीजो। मतलब जिसका साफ साफ मायने था कि कुंडा विहीन गुंडा, यानी कुंडा के गुंडे को कुंडा से निकाल देना है। कुंडा का गुंडा कौन था? राजा भैया। इतनी दुश्मनी पाले हुए, इतने तीखे शब्दों को बोलने वाले कल्याण सिंह के बारे में ये क्या आप सोच सकते हैं कि कभी वही व्यक्ति उस व्यक्ति को अपनी सरकार में मंत्री बनाएगा? लेकिन साल 94 आया और कल्याण सिंह ने रघुराज प्रताप सिंह को बाकायदा अपनी सरकार में मंत्री बनाया। उसके बाद कल्याण सिंह क्या हुए और क्या राजनाथ सिंह हुए, सभी ने अपनी रिश्तेदारियां तक निकाल ली राजा भैया के साथ। रिश्तेदारी क्यों निकाली? क्योंकि राजा भैया राजपूत हैं और उत्तर प्रदेश के राजपूतों पर एक छत्र राज चलता है राजा भैया का। राजा भैया इस चीज को नहीं स्वीकारते हैं। वो कुंडा की सीट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वहां महज 20 से 25 हजार राजपूत वोट हैं, लेकिन मैं फिर भी लाख वोट के अंतर से जीत जाता हूं, जिसका साफ मतलब है कि जाति, धर्म या किसी भी भेदभाव से परे होकर के लोग हमें वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं लोग? क्यों वोट करते हैं लोग? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। मुलायम सिंह यादव, जो एक वक्त पर राम मंदिर आंदोलन में राजा भैया के भाग लेने की वजह से काफी नाराज थे और उन्होंने इनको भी आंदोलनकारी या सांप्रदायवादी तक का टैग दे दिया गया था, जो राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को सपा सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन वक्त पलटा, सारी चीजें बदल गई और राजा भैया मुलायम सिंह के बेटे के तौर पर नवाजे गए। मुलायम सिंह ने राजा भैया को अपने बेटे, भाई या छोटे भाई की इज्जत दी। आखिर क्यों राजा भैया इतने ताकतवर है? क्या है इनकी कहानी और क्या है इनकी शुरुआत, जहां से राजा भैया की कहानी शुरू होती है? थोड़ा सा जानते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। 31 अक्टूबर 1967 को राजा भैया का राजशाही परिवार में जन्म हुआ। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके बाद हिमाचल के ये गवर्नर भी रह चुके थे। इसके अलावा इनके पिता उदय प्रताप सिंह, वो अपने आप में एक ठकुरई वाली जो होती है, जो रजवाड़ों की अपनी ताकत होती है, उस ताकत को समेट करके और उनको केंद्रित करके अपनी तमाम सत्ता और ताकत को इकट्ठा करके और लोकतंत्र में यकीन ना रखने वाले पिता के तौर पर इन्होंने रघुराज प्रताप सिंह को बड़ा किया। लेकिन उनके पिता ऐसे क्यों थे? क्योंकि वो देश और दुनिया में तमाम राजशाही को जी चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि रघुराज प्रताप सिंह एक राजा बने, एक राजशाही का आदमी बने। वो चाहते थे कि रघुराज प्रताप सिंह भी वक्त की धार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ें और जो वक्त की मांग है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक राजा बने रघुराज प्रताप सिंह। इसीलिए इनको पहले इलाहाबाद पढ़वाया गया और उसके बाद 87 में इनको भेज दिया लखनऊ विश्वविद्यालय। लॉ की डिग्री हासिल करी। लॉ की डिग्री का काम आप देखिए, राजा भैया को कभी भी मंच पर आप जब देखेंगे तो कभी नहीं पाएंगे कि एक माफिया बात कर रहा है, एक बाहुबली बात कर रहा है। वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसके इशारे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है, जिसके खिलाफ उसकी सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती है, जिसके खिलाफ आसपास की सीटों पर किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उस राजा भैया को जब आप मंच पर देखते हैं तो एक अलग राजा भैया नजर आते हैं। इसके अलावा राजा भैया 25 साल तक विधायक रहे हैं, विधायक रहते आए हैं और मंत्री भी कई बार वो बने हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं गई मायावती को छोड़ करके जिसने राजा भैया का समर्थन ना लिया हो, जिसने राजा भैया को मंत्री पद से ना नवाजा हो। एक मामला आया,
अखिलेश यादव के साथ राजा भैया की अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छी उनके साथ नजदीकियां थी। मुलायम सिंह यादव ने बना बनाया साम्राज्य अखिलेश यादव को दिया था, लेकिन जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साम्राज्य से पीछा छुड़ा रहे थे, उसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की एक और खास विरासत को इन्होंने अपने से दूर कर लिया, या यूं कहें वो विरासत खुद ही दूर हो गई। राजा भैया मायावती के साथ इनकी दुश्मनी कितनी पक्की है वो सभी को अंदाजा है। और 17 के चुनाव में जब अखिलेश यादव ने जाकर के मायावती से हाथ मिलाया तो राजा भैया चुपचाप अखिलेश यादव से दूर हो गए। ये कहानी है राजा भैया की, ये कहानी है उस स्वाभिमानी राजा भैया की जिसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, बस सीखा है तो हर किसी को अपने सामने झुकाना। इन राजा भैया का एक और चेहरा है जो साफ कैमरों की तस्वीर में नहीं दिखता है, बल्कि 600 एकड़ में फैले बेती कोठी के पीछे के तालाब में दिखता है, जिसमें सूरज की रोशनी के बीच में झिलमिलाता हुआ राजा भैया का वो चेहरा नजर आता है जिससे हर कोई खौफ खाता है। उस तालाब की कहानी इतनी रोचक है कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने राजा भैया के कुंडा के तालाब के बारे में ना सुना हो। राजा भैया का यह तालाब 600 एकड़ में फैला हुआ है और मायावती की खास दुश्मनी इसी तालाब से थी। मायावती ने जब राजा भैया को अंदर करवाया था पोटा के अंतर्गत, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि राजा भैया के इस तालाब को कब्जा कर लिया जाए, राजा भैया के इस तालाब को सरकारी अधिग्रहण के अंतर्गत ला दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब पोटा के अंतर्गत इनको अंदर करवाया गया तो इनके सभी जगहों पर छापेमारी की गई, खुदाई की गई थी, और उसी कड़ी में तालाब में भी खोजबीन अभियान चला था। वहां पर एक मानव कंकाल मिला था। उस कंकाल की एक लंबी कहानी है। संतोष मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, एक उसी गांव, उसी के पास के गांव के रहने वाले थे। वो ऐसी ही किसी शाम को अपने घर अपने स्कूटर से जा रहे थे और उधर से राजा भैया का काफिला आ रहा था, और खुदा न खास्ता उनका बैलेंस बिगड़ा और जा करके राजा भैया की गाड़ी से टकरा गए। राजा भैया के समर्थकों ने राजा भैया के एक इशारे पर पीट पीट करके अधमरा कर दिया और उस व्यक्ति को बाकी सभी राजा भैया के क्रूर दुश्मनों की तरह ले जाकर के तालाब में पटक दिया और मगरमच्छ उसको खा गए और संभवतः उस व्यक्ति का कंकाल रह गया। इसी को आधार बना करके मायावती ने 2 बार, जब जब मायावती की सरकार आई, हर बार उन्होंने कानूनी तरीके से कोशिश करी कि उस तालाब पर कब्जा कर लिया जाए। वो तालाब महज तालाब नहीं है, राजा भैया का घमंड है। जब कोई सवाल पूछता है, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जब राजा भैया से मिलने जाते हैं तो पहला सवाल उनका यही रहता है कि आपके तालाब की बड़ी चर्चा सुनी है, क्या कहानी है इसकी? जवाब वही था कि चल के देख लीजिए, जो हर किसी को राजा भैया देते हैं। तमाम मीडिया इंस्टीट्यूट, तमाम लोग जब भी राजा भैया के पास जाते हैं, जब भी चुनावी कवरेज करने जाते हैं, उनका यही सवाल होता है कि तालाब में खास क्या है। तालाब का आतंक तमाम जगहों पर देखने को मिलता है। जब भी राजा के भैया के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, कोई फिल्म बनती है, कोई न्यूज रिपोर्ट बनती है, तो उसमें तालाब का जिक्र राजा भैया के बाकी कारनामों से ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी कारनामे तो हमारे सामने इन कागज के पन्नों में दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन उस तालाब के दिल में राजा भैया के कई ऐसे कारनामे दफन हैं जिनके बारे में ये दुनिया शायद ही कभी जान पाएगी। तो राजा भैया की कहानी अब समाप्त होने को आई है। जितना कुछ दुनिया में किंवदंतियों के सहारे, न्यूज रिपोर्ट के सहारे मिला, वो हमने बताने की कोशिश करी, और हमें नहीं अंदाजा है कि ये कहानी कितनी पूरी है, कितनी अधूरी है, कितना कुछ राजा भैया का वो हिस्सा है जो दुनिया ने देखा नहीं है, जो मीडिया के कैमरों ने नहीं देखा है। वो हिस्सा अभी भी अनकहा, अनसुना, अनछुआ है। उम्मीद करते हैं कभी ये कहानी बाहर निकल करके आए। लेकिन आखिर में आपको एक छोटी सी और राजा भैया के ताकत की कहानी सुना देते हैं। राजा भैया को मायावती ने साल 2002-3 के बीच में जेल में बंद किया था। इस दौरान हुआ यह था कि उनको 7 जेलों में ट्रांसफर किया गया। उन जेलों की कहानी यह है कि उन जेलों में, जिन जिन जेलों में राजा भैया का ट्रांसफर होता था, वहां के जेलर, वहां के जो भी वार्डन हुआ करते थे, वहां के जो कर्मचारी हुआ करते थे, जेल अधीक्षक, तमाम लोग कोई ना कोई बहाना बना करके छुट्टी लेना चाहते थे। इन 7 जेलों की अपने आप में कहानियां अलग अलग हैं कि जब जब राजा भैया का वहां ट्रांसफर हुआ तो आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी लेकर के चला गया। आपको बांदा जेल की कहानी बताते हैं। वहां पर तकरीबन 1034 कैदियों के रहने की जगह है, तकरीबन 150 का स्टाफ लगता है वहां पर रहने, उनकी सुरक्षा के लिए। 34 लोगों ने मिल करके जेल को संभाला था जब राजा भैया उस अदालत में बंद होने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि राजा भैया अकेले नहीं पहुंचे थे। राजा भैया जहां भी जाते थे, उनके जो बाहर समर्थक रहते थे, वो किसी ना किसी केस में राजा भैया के परछाई बन करके हमेशा उनके साथ में ही नजर आया करते थे। ये राजा भैया की कहानी है। एक आंकड़ा है, साल 2003 में जब राजा भैया जेल में बंद हुए थे तो 10 वर्षों तक 1 जेलर, 3 डिप्टी जेलर और 60 वार्डन के पद अलग अलग जेलों में खाली रहे थे। 10 वर्षों तक उनकी कुर्सियां कोई नहीं संभाला।
ये क्यों हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि जेल में कोई भी पद कभी खाली नहीं रखा जाता है, ये व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन राजा भैया जेल मंत्री बने तो किसी को कन्विंस नहीं कर पाए इन पदों पर रहने के लिए। उसकी क्या वजह है? ये कहानी आज भी लोगों के कानों और निगाहों से दूर है और मीडिया के कैमरों से दूर है। ये राजा भैया की कहानी थी, जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वक्त तक चुने जाने वाले निर्विरोध विधायकों में से एक है। वो व्यक्ति जिसने कभी राजनीतिक पार्टी के सामने अपनी टोपी नहीं रखी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के झंडे उस व्यक्ति की कोठी के हमेशा से दस्तरखान बने रहे। ये कहानी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की थी, जो हमने आपको सुनाने की कोशिश करी। कैसी लगी आपको कहानी, ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ माफी चाहेंगे, पिछली जो कहानी हमने सुनाई थी उसमें 1 या 2 डेट्स का एरर था जो कि ऊपर नीचे हो गया था, उसको आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी में भी अगर कोई कमी होगी तो आपके सुझावों का स्वागत करेंगे और हम आप ये सीखने और सुनाने समझाने का ही क्रम लगातार चलता रहेगा। और एक और माफी चाहेंगे कि पिछली बार हमने वादा किया था कि मुंबई की तरफ चलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब गोरखपुर हो और हम जौनपुर पहुंच गए हो, गोरखपुर और जौनपुर, तो प्रतापगढ़ कैसे हमको जाने देता। राजा भैया ने रास्ते में रोक लिया, सो हमने राजा भैया की कहानी आपको सुनाई। मौका मिलेगा तो अगली बार जरूर आपको मुंबई की सैर पर लेकर के चलेंगे। कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले कुछ कार्यक्रमों से आपका प्यार मिल रहा है, इस कार्यक्रम में भी आपका प्यार अपेक्षित है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश खड़े हैं। शुक्रिया।